Hello friends, good afternoon and welcome to EduSat Live Lectures. Dear friends, today in Geography we will be talking about geopolitics of Gilgit-Baltistan. To discuss this topic, we have with us our subject expert Dr. Deepnarayan Pandey. Dr. Pandey is Assistant Professor in Department of Geography in Dayal Singh College, University of Delhi. Without further ado, I would like to welcome Sir to our studios and request him to start the lecture. Welcome, sir. Thank you, Amrit. Today we will going to discuss on geopolitics of Gilgit and Baltistan. Gilgit and Baltistan is a part of India and it is a subdivision of Jammu and Kashmir. यदि जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में जम्मू कश्मीर का एक अभिन्न भाग था गिलगिट एंड बाल्टिस्तान और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ कश्मीर वाज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह ऑन 26 अक्टूबर 1947. 1947 में ये भारत में जब जम्मू कश्मीर का विलय होता है तो उसके साथ साथ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान भी भारत के अंदर विलय होता है, क्योंकि गिलगिट एंड बाल्टिस्तान उस समय जम्मू कश्मीर का एक भाग था. द एक्सेशन वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 27 अक्टूबर 1947. 27 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार इसे स्वीकार कर लेती है. इस तरह से देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर 27 अक्टूबर 1947 को भारत का अविभाज्य अंग बन जाता है. लेकिन उसी समय पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण होता है, जम्मू कश्मीर पर भी आक्रमण होता है और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेता है. तो इस चर्चा पे हम आगे जाएंगे. उसके पहले हम जम्मू कश्मीर को एज ए होल यूनिट देखें. तो द होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन बी ट्रीटेड एज कंग्लोमरेशन ऑफ 5 डिस्ट्रिक्टिव रीजन्स: जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान. यदि उसके 5 सांस्कृतिक एक विभिन्न स्वरूप को देखते हुए उसको विभाजित करें तो 5 स्वरूप उभर के आते हैं. एक जम्मू जिससे हम आप परिचित हैं, कश्मीर जिससे हम आप परिचित हैं, लद्दाख जिससे हम परिचित हैं. चौथा और पांचवा है गिलगिट और बाल्टिस्तान. इन दोनों क्षेत्रों से भारत के लोगों का सरोकार नहीं हुआ, क्योंकि ये बराबर मीडिया में भी चर्चा में नहीं रहा, ऐसे एकेडमिक डिस्कोर्स में भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला गया. आज हम गिलगिट और बाल्टिस्तान को और एक्सटेंड करेंगे. तो गिलगिट लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट. द रीजन इज मार्क्ड बाय श्रीनगर by crossing high mountains, plateaus and glaciers. Now it is well linked to Pakistan through Karakoram highway built by China in 1970s. And Baltistan lies in the extreme north part of the state. It contains high mountains and is not easily accessible. आज यदि हम जम्मू श्रीनगर से गिलगिट और बाल्टिस्तान जाना चाहें तो ऐसा कोई सुगम रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार को मौका नहीं मिला उस रास्ते पर अपना कोई मार्ग बनाने के लिए, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया. पहले 1947 के पहले वहां पर गिलगिट और बाल्टिस्तान जाने के लिए जो रास्ता था वो इस्लामाबाद, पेशावर होकर के था, जिससे आवश्यकता नहीं थी उस समय, क्योंकि ऐसा कोई स्वरूप नहीं था कि भारत का विभाजन होगा और जम्मू कश्मीर और कश्मीर को लेके ऐसा एक विषय बनेगा. तो जहां सहजता थी, जहां सरलता थी, भौगोलिक विषमता नहीं थी, वहां पर मार्गों का विकास नहीं हुआ. उसके चलते भारत सरकार को वहां पे अपना एक हिस्से के रूप में विकसित करने में थोड़ी कठिनाई आई 1947 में. तो आज के हमारे इस
पूरे डिस्कोर्स का, आज पूरी हमारी चर्चा का जो ऑब्जेक्टिव है वो कुल 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर द ज्योग्राफी ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान। तीसरा है टू फाइंड आउट द रोल ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। चौथा है टू फाइंड आउट ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ चाइना इन दिस रीजन। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज फॉर इंडिया। तो आज हम चर्चा के पहले पड़ाव में टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, गिलगिट और बाल्टिस्तान के भू राजनीति को समझने के लिए हम पहली चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले हमें जियोपॉलिटिक्स को समझना होगा। जियोपॉलिटिक्स यानी क्या? जियोपॉलिटिक्स इज ए टूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडी। जियोपॉलिटिक्स constitute the study of international politics seen from a spatial or geocentric perspective। जब हम अंतरराष्ट्रीय अध्ययन को ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तब वो जो स्वरूप उभरता है वो स्वरूप है जियोपॉलिटिक्स का। जियोपॉलिटिक्स किसी ही अंतरराष्ट्रीय अध्ययन को भौगोलिक स्वरूप से, भौगोलिक दृष्टि से उसकी व्याख्या करता है। दूसरा हमारा जो जियोपॉलिटिक्स का स्वरूप उभरता है, इट इज कंसर्न बेसिकली विद द स्टडी ऑफ स्टेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल स्पेशियल फेनोमेना इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बोथ द बेसिस ऑफ स्टेट पावर एंड द नेचर ऑफ स्टेट्स इंटरेक्शन विथ अनदर। जैसे एक आदमी का व्यवहार होता है वैसे एक देश भी व्यवहार करता है। एक आदमी के अंदर लोभ होता है, महत्वाकांक्षा होती है, ईर्ष्या होता है, इस तरह के मानवीय गुण होते हैं। वैसे ही एक देश के अंदर भी, एक देश का भी एक लोभ होता है, उसके अंदर भी इच्छा होती है, उसके अंदर भी ईर्ष्या होती है, उसके अंदर भी झगड़ा करने की प्रवृत्ति होती है। इन सबका जो उसका उद्देश्य का पूर्ति, जो एक राज्य के स्वभाव की पूर्ति का जो साधन बनता है वो भौगोलिक साधन के रूप में उभर के आता है। इसी भौगोलिक साधन के विस्तार में, भौगोलिक साधन के प्राप्ति में जो विवाद उभरता है एक राज्य का दूसरे राज्य से, इस संबंध, इस विवाद की व्याख्या जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत हम करते हैं, भू राजनीति के दृष्टिकोण से करते हैं। ऐसे ही एक स्वरूप है, इट इज ए मेथड ऑफ स्टडिंग फॉरेन पॉलिसी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल बिहेवियर थ्रू जियोग्राफिकल वेरिएबल्स। जियोपॉलिटिक्स विदेश नीति का अध्ययन विदेश नीति के अध्ययन की एक पद्धति है कि एक राज्य का राजनीतिक व्यवहार क्या होगा और उस राजनीतिक व्यवहार के लिए कुछ भौगोलिक कारक होते हैं। उनके दृष्टिकोण से हम एक राज्य के विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, उनकी व्याख्या करते हैं। तो ऐसे में जो ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के अंतर्गत हम रीजन, जलवायु, उच्चावच जिसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, डेमोग्राफी वहां की पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज संसाधन, वहां के प्राकृतिक संसाधन जो हैं, इन सब कारकों के साथ जब हम विदेशी संबंध को, फॉरेन पॉलिसी को, विदेशी नीति को देखते हैं तो जो देखने का स्वरूप है वो जियोपॉलिटिक्स उसको एक दृष्टि देती है, उसको व्याख्या करने का एक स्वरूप प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान। गिलगिट और बाल्टिस्तान को भी हम इसी पर्सपेक्टिव से देखें, इन्हीं ज्योग्राफिकल वेरिएबल से देखें, वहां के टोपोग्राफी को लेकर के, वहां के क्लाइमेट को लेकर के, वहां की डेमोग्राफी को लेकर के और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के और उसके लोकेशन को लेकर के। भारत
का तो अंग है, लेकिन इस पर अन्य राज्यों ने, अन्य देशों ने क्यों अपनी इच्छाएं बढ़ाई? तो उसका भूगोल ने लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जिस क्षेत्र पे गिलगित और बाल्टिस्तान है वो भू सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के लिए भी, चीन के लिए भी और मध्य एशियाई देशों के लिए भी। इसके साथ साथ दुनिया के जो विश्व पावर हैं, वर्ल्ड पावर हैं, उनके लिए भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण का रहा है, जिसका हम अभी आगे की चर्चा में करेंगे कि कोल्ड वॉर के समय उसका क्या महत्व रहा, कैसे उसने वर्ल्ड पावर को बैलेंस किया गिलगित और बाल्टिस्तान के थ्रू, कैसे विश्व की राजनीति बदली, और उसके पहले जाएंगे तो कॉलोनियल टाइम में कैसे इसका प्रभाव था, कैसे ये एक धुरी केंद्र था। तो इन सब बातों को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अभी हम ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स को लेकर के गिलगित और बाल्टिस्तान को देखते हैं। तो गिलगित एंड बाल्टिस्तान आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो आप मानचित्र देखते हैं, उस मानचित्र में एकदम ऊपर जो बाईं तरफ, पश्चिमी तरफ जो भारत के ऊपर कोना है, वहीं पर गिलगित और बाल्टिस्तान है। अभी आगे हम मैप में भी आपको दिखाएंगे स्लाइड के माध्यम से। और ज्योग्राफिकली गिलगित इज द सिचुएटेड ऑन काराकोरम रेंज एंड बाल्टिस्तान इज सिचुएटेड ऑन द हाईलैंड प्लेटू, हाईलैंड लद्दाख प्लेटू। अब आप देखिए काराकोरम, काराकोरम रेंज हिमालय से भी पुराना रेंज है, और इस काराकोरम रेंज पर गिलगित स्थित है। और लद्दाख प्लेटू जो है, लद्दाख प्लेटू का एक्सटेंशन पार्ट है बाल्टिस्तान। तो देखा जाए तो यह ज्योग्राफिकली हिमालयन रेंज का पार्ट है, हिमालयन रेंज से जुड़ा हुआ पार्ट है, क्योंकि हिमालयन रेंज अलग है, हिमालयन रेंज का निर्माण बाद में हुआ है, काराकोरम और लद्दाख प्लेटू उससे पुराना है, लेकिन इतना क्लोज है। भारत की जो प्रमुख नदी है वो लद्दाख प्लेटू के थ्रू, तिब्बत प्लेटू के थ्रू भारत में होकर के सतलज आती है, सिंधु आती है, सिंधु लद्दाख के साथ होकर बहती है। तो ऐसा एक स्वरूप, एक जुड़ाव जो भारत के सांस्कृतिक विकास का जो स्वरूप है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास का स्वरूप है, उसमें इस क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान के हम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके बारे में देखें तो इट बॉर्डर्स द वाखन कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान टू द नॉर्थ। वाखन कॉरिडोर एक छोटा सा, एक पतला सा पट्टी है जो भारत को अफगानिस्तान से जोड़ता है, और इसकी जो चौड़ाई है वो कुल 106 किलोमीटर, मतलब भारत अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की दूरी के साथ जुड़ा हुआ है, जो इसी क्षेत्र में गिलगित से ही जुड़ा हुआ है। और हम जब भारत का मानचित्र देखते हैं तो गिलगित का ही क्षेत्र अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। दूसरा, जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है वो भी गिलगित और बाल्टिस्तान से जुड़ा हुआ है। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक ने कश्मीर पर जो कब्जा किया है जिस क्षेत्र का, वो भी हिस्सा इसकी सीमा को छूता है, मतलब कश्मीर भी गिलगित से जुड़ा हुआ है। झिंजियांग रीजन चाइना का भी एक प्रोविंस इससे जुड़ा हुआ है गिलगित और बाल्टिस्तान से। एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि 1949 बिफोर 1949 चाइना वाज नॉट नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और तिब्बत की बाउंड्री भारत से जुड़ती थी। तिब्बत पर चीन के कब्जे के कारण चीन भारत का पड़ोसी देश बना, और उसी तरह से वो गिलगित और बाल्टिस्तान का भी पड़ोसी देश बन जाता है। फिर साउथ में कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी कश्मीर, मतलब ये तीन तरफ से
देखा जाए तो दो तरफ से कश्मीर से जुड़ा हुआ है, बाकी अन्य पड़ोसी देशों से, चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो ये वो केंद्र है कि जहां पर भारत के 3 पड़ोसी देश बनते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इस दृष्टिकोण से ये भी जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के पूरे भूगोल के बारे में, क्षेत्र फलफल के बारे में। द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस इज 2,22,236 किलोमीटर का यहाँ का एरिया है। और इसका जो इंडिया के पास अभी कब्जा है, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया उसको छोड़ करके, और कुछ इसके हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है, उसको छोड़ करके भारत के पास 1,01,437 स्क्वायर किलोमीटर है। और बाकी जो द रिमेनिंग लैंड इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो हमें चीन ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, जिसके सीमा को हम LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो पाकिस्तान के साथ सीमा है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो इसकी व्याख्या ये हमारा विषय नहीं है, हम इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम गिलगित और बाल्टिस्तान के एक भौगोलिक स्वरूप को बताने के लिए इतना भूमिका बताना आवश्यक था। और गिलगित बाल्टिस्तान इज ए प्लेस टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक्स आफ्टर ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसका भी मैंने पहले भी बताया था कि काराकोरम रेंज हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय के बाद विश्व में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, पर्वतीय रेंज हैं, माउंटेन रेंज हैं, उसमें काराकोरम का नाम आता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। उसके बाद जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। K2 काराकोरम रेंज का ही पार्ट है, और K2 गिलगित में स्थित है। इसके बाद और भी माउंटेन रेंज हैं, नंगा पर्वत है, और हिंदुकुश, पामीर नॉट जो है वो भी काराकोरम से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान है ऊंचाई की दृष्टिकोण से। अभी हम उसके स्थिति की दृष्टिकोण से बात किए थे कि उसके साथ सराउंडिंग कौन कौन से देश हैं, और अब हम ऊंचाई की दृष्टिकोण से बात करते हैं कि 5,000 मीटर पर कोई सैनिक केंद्र होगा, कोई देश की सेना वहां पे होगी, तो वो बहुत लंबे रेंज पर अपना नियंत्रण बना सकती है। तो इस दृष्टिकोण से भी गिलगित का जो ऊंचाई है, जो उसका भूगोल है, उसको महत्व प्रदान करता है। अब बात आती है ग्लेशियर की। तो हम सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुने हैं। ऐसे ही वहां पर 2 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, एक है बियाफो ग्लेशियर और दूसरा है बाल्टोरो ग्लेशियर, और एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है बटूरा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर की तरह महत्वपूर्ण स्थान है। अब आप समझिए, यदि यहां शांति होती तो ये ग्लेशियर स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर से ज्यादा प्रसिद्ध होते, लेकिन अशांति ने इस भौगोलिक सुंदरता को लोगों के पास जाने नहीं दिया। तो अभी हम ग्लेशियर की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं देवसाई प्लेन। देवसाई प्लेन आर लोकेटेड अबव द ट्री लाइन एंड कंस्टिट्यूट द सेकेंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड आफ्टर तिब्बत। तिब्बत के बाद यह दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा मैदान है। और एक विडंबना थी कि इस क्षेत्र को हम कहते थे कि यहां पर घास का तिनका नहीं उगता है, लेकिन यह एक भ्रम था। देवसाई प्लेन एक बहुत बड़ा चारागाह है, जहां पर बाल्टिस्तान के हजारों पशु चारण के लिए आते हैं। अब
इतने बड़े प्लेन पर, देवसाई प्लेन पर घुड़सवारी, इन सब के खेल भी होते हैं, पोलो के खेल भी होते हैं। वहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो हम ऐसा मान लें कि वहां पर कुछ नहीं होता है देवसाई प्लेन में, ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर जगह है। और वहां का पशुचारण, अभी आगे हम बात करेंगे वहां की इकोनॉमी को लेकर के, तो उसके इस पृष्ठभूमि में आएगा कि वहां पर कैसे पशुपालन इतना अच्छा है, क्योंकि देवसाई प्लेन एक बहुत बड़ा चारागाह जो वहां के पशुओं को चारा उपलब्ध करवाता है। तो अब हम बात करते हैं वहां के डेमोग्राफी को लेकर के कि वहां की डेमोग्राफी कैसे है। अभी हमने भौगोलिक दृष्टिकोण से बात किया, अब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं। वहां पर सिया बाहुल पॉपुलेशन है। सिया हैं, एक इस्माइल करके एक सेक्ट है, वो हैं, नूर बख्शी हैं और सुन्नी। ऐसे करके लगभग कुल 4 मेजर सेक्ट हैं वहां पर। ऐसे 4 डेमोग्राफी को देखा जाए तो 4 रूपों में देखा जा सकता है। लेकिन वहां की जनता, जैसे आज जम्मू और कश्मीर में 370 लगा हुआ है, जिसके तहत दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति वहां पर जाकर के निवासी नहीं बन सकता है, ऐसे ही वहां के भी संविधान में ऐसा प्रोविजन था कि वहां पर रेस्ट ऑफ पाकिस्तान के लोग नहीं रह सकते हैं। लेकिन वहां पर डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ा वहां पर द्वंद्व, वहां पर एक बहुत बड़ा संघर्ष भी शुरू हुआ है, जो आए दिनों अखबारों में आता रहता है। तो वहां की डेमोग्राफी बहुत ही विरल पॉपुलेशन है। वहां पर दूर दूर आबादियां हैं, एक एक गांव में 5-5 घर हैं, 6-6 घर हैं, ऐसा वहां पर जनसंख्या का स्वरूप है। लोग अवसरों पर, बड़े बड़े मेले पर इकट्ठा होते हैं। अदरवाइज वहां की ज्योग्राफी इतनी टफ है कि लोगों का साथ में बहुत एक्टिविटीज में साथ हो पाना मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं वहां की इकोनॉमी को लेकर के। तो भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उसी तरह से उस क्षेत्र का, उस भी माउंटेन रीजन का एक विशेषता है, क्योंकि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन, काम चलाऊ कृषि, जीवन निर्वाह हो जाए उसके लिए कुछ धान गेहूं की खेती और कुछ जड़ी बूटी, ऐसे भारतीय जो उत्तराखंड के पर्वत हैं, हिमाचल के पर्वत हैं, जम्मू कश्मीर के पर्वत हैं, ऐसा एक चलन है। वैसा ही प्रभाव वहां पर भी दिखाई पड़ता है। वहां के खेती में गेहूं, मक्का, बाजरा और कुछ फ्रूट्स, वहां पर फ्रूट्स की अच्छी खेती होती है। यह वहां के अर्थव्यवस्था का आधार है, वहां के लोगों के जीवन का आधार है। पशुपालन वहां बड़े पैमाने पर होता है। भेड़ और बकरी वहां पर लोग खूब पालते हैं, उससे उन्हें दूध, मीट और ऊन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे इतने ठंड वाले क्षेत्र में भी उनका जीवन निर्वाह संभव हो पाता है। वहां पर टूरिज्म का बड़ा एक अच्छा क्रेज है। जैसा पहले बताया मैंने कि वहां पर 3 ग्लेशियर्स हैं, तो 3 ग्लेशियर्स के चलते वहां पर पर्यटक खूब आते हैं, टूरिस्ट खूब आते हैं, और उसके चलते वहां की जो लोकल इकोनॉमी है, वहां के लोगों को बल मिलता है। पाकिस्तान सरकार वहां पर विकास को नहीं पहुंचा पाई, लेकिन उस क्षेत्र में टूरिज्म के चलते वहां के लोगों का विकास, उनको कुछ आर्थिक मुद्राएं प्राप्त हो जाती हैं। एक और वहां पर है जेम्स का, कि भारत के पर्वतों में संगमरमर निकलता है, चूना पत्थर निकलता है, तांबा निकलता है, कोयला निकलता है। ऐसे ही वहां के पर्वत से जेम्स निकलते हैं, नीलम के जेम्स, पुखराज, इस तरह से वहां पर जेम्स, तो बहुमूल्य जेम्स मिलते हैं जो वहां से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन उसकी जो बाजार की कीमत है, वो बाजार की कीमत वहां के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि वहां पर उनकी साक्षरता, उनके पास अवेयरनेस ऐसा नहीं है, तो जिससे वहां के लोगों को थोड़ा आर्थिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में
क्योंकि अभी वो पाक के नियंत्रण में है, पाक ने उस पर इलीगल कब्जा कर रखा है। तो वहां पर चीन के सहयोग से एक डैम बना लगभग 7,000 मेगावाट का, जो भुंजी में है और स्टोरेज डिस्ट्रिक्ट के भुंजी में है। उस डैम के बनने से वहां पर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का बल मिला, जिससे वहां के लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई कि हमें अब बिजली मिलेगी। लेकिन वो भी उनके साथ एक विश्वासघात हुआ कि एक बहुत 7,000 मेगावाट एक बहुत बड़ी क्षमता का वहां पर हाइड्रो पावर प्लांट लगता है, लेकिन वहां के लोगों को बिजली नहीं मिलती है, और जिससे उनकी इकोनॉमी की जो स्मूथनेस आना चाहिए था वो नहीं आई। तो इस और एक विषय और आया है वहां का हाईवे का। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहां के लोगों को लगा कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी हमारा आर्थिक विकास होगा। तो शुरुआती दौर में वहां पर उनमें खुशी थी कि चलिए अब सीधा गिलगित और बाल्टिस्तान कराची से जुड़ जाएगा, जिससे वहां पर व्यापार बढ़ेगा। लेकिन वो भी वहां के लोगों के साथ एक ठगाव सा रहा, क्योंकि उस रोड पे उनका अधिकार नहीं रहा। चाइना के ही जो ट्रक्स हैं उस पे निकलते हैं, पाकिस्तान आर्मी के ट्रक्स निकलते हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिलता। वहां के लोगों के पास इतना आर्थिक संसाधन भी नहीं है कि जिससे वो बहुत लंबा व्यापार कर सकें, आने जाने की पाबंदी है। तो इस तरह से हम देखें तो उसके आर्थिक स्वरूप में भी वहां पर एक बहुत बड़ा क्रांति नहीं आया। गिलगित और बाल्टिस्तान दोनों आपस में अच्छे सड़क से भी नहीं जुड़े हुए हैं। ठंड के समय में रास्ते बंद हो जाते हैं, जैसे कि एक लैंड आइलैंड बन जाता हो। तो ऐसा एक स्वरूप वहां का है। तो अब हम देखें कि वहां के जो एक ऑब्स्टिकल, जो ज्योग्राफिकल ऑब्स्टिकल्स हैं, उसे दूर करने के लिए एक गवर्नमेंटल इनिशिएटिव होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो ऐसे में वहां का विकास, वहां की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, इसकी भी हम चर्चा आज भी कर लिए हैं। अगले पड़ाव में हम उसके जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर और जाएंगे, जैसे कि कोल्ड वार के समय में उसकी क्या भूमिका रही, उस पर चाइना का क्या दृष्टिकोण है, पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, और इंडिया का क्या इनिशिएटिव होना चाहिए। ऐसे 3 पॉइंट्स को लेकर के अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। थैंक यू।
अब हम जो 3 मुद्दे छूटे हुए थे उस पर बात करेंगे कि ड्यूरिंग कोल्ड वार गिलगित और बाल्टिस्तान की क्या भूमिका रही, और ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इन दिस रीजन, और तीसरा हमारा होगा कि टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर इंडिया। और उसके पहले चलने से एक बार हम मैप में जम्मू और कश्मीर को देख लेते हैं। तो ये है अपना जम्मू कश्मीर का मैप, जिसमें जीबी जहां लिखा हुआ है वो गिलगित और बाल्टिस्तान है, और जो येलो में है वो अभी जम्मू कश्मीर जो इंडिया के प्रशासन में है वो है। जो ब्लू कलर में है अक्साई चिन्ह, इस पर पाकिस्तान चाइना ने अपना इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, और जहां ऊपर एक सक्षम वैली है जिसको पाकिस्तान ने चीन को इलीगल लीज पे दे दिया। मतलब भारतीय इंडियन टेरिटरी को उसने चाइना को लीज पर दिया। और जो इधर ग्रीन में दिख रहा है ये पाक ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर है। तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ज़्यादा बड़ा एरिया गिलगित और बाल्टिस्तान का है। अब हम चलते हैं कोल्ड वार के पहले जम्मू कश्मीर और वर्ल्ड का क्या रिलेशन रहा है। तो जो आप आज हम डिस्कोर्स में सुनते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, तो फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब हुआ यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड का मतलब हुआ ड्यूरिंग कोल्ड वार जब कम्युनिस्ट रिजीम और उसके इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज बाकी रेस्ट कंट्री जो नॉन अलाइंड मूवमेंट के पार्ट थे। ऐसे में रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक नाकेबंदी किया था। उस नाकेबंदी का एक पार्ट था जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर जैसा उसकी हमने यहाँ ज्योग्राफी पहले बताया ही कि उस टफ ज्योग्राफी पर जिसका कंट्रोल हो जाएगा वो साउथ एशिया को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उस समय मिसाइल पावर नहीं था, उस समय केवल सी पावर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो ऐसे में सी रूट एक्सेसिबिलिटी रशिया को ना पहुंच पाए, ऐसे में गिलगित और बाल्टिस्तान पे एक नाकेबंदी थी।
तो इस तरह से भी एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। और दूसरा आप देखिए इस मैप में, बहुत स्पष्ट नहीं है मैप ये, लेकिन इसमें ये अमेरिकन ट्रीटी जिन जिन कंट्री से हुई थी, जिसे आप नाटो का नाम सुनते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो नॉर्थ अटलांटिक के सराउंडिंग कंट्री थे उन्होंने अपना एक बनाया था। ऐसे ही सीटो, तो सीटो का भी पार्ट पाकिस्तान था, सीटो का पार्ट अमेरिका था, सीटो का पार्ट थाईलैंड था। तो ऐसे में इन कंट्री के आपसी कंट्रोल ने भी इस जियोपॉलिटिक्स को यहां पर इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि पाकिस्तान गिलगिट और बाल्टिस्तान के थ्रू ही रसिया को आगे बढ़ने से रोक सकता था। ऐसे ही एक और अगला मैप जो है कि वो कौन सी घटना थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और 15 अगस्त 1948 को साउथ कोरिया की आजादी अमेरिकन हेल्प से होती है। अमेरिका ने जबरदस्ती दो देशों को बांटा, एक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक वियतनाम को भी बांटना चाहा था, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम, लेकिन वो सफल नहीं हुआ बाद में। ऐसे ही अफगानिस्तान में तालिबानाइजेशन जो हुआ है वो यूएस का रोल रहा है। मतलब इन दो तीन घटनाओं को मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं गिलगिट और बाल्टिस्तान से कि अमेरिका का साउथ एशिया, एशियन कंट्री में इंटरेस्ट रहा है। उस इंटरेस्ट को जो फुलफिल करने वाला एक साधन था वो गिलगिट और बाल्टिस्तान भी था, क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट में इंडिया का एक बहुत बढ़ चढ़ के रोल था, जिसको यूएस ने कभी नहीं पसंद किया। पाकिस्तान हमेशा अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहा, जिससे अमेरिका को साउथ एशिया में एक अच्छा मजबूत सहयोगी देश मिला हुआ था। तो ऐसे में एक समय गिलगिट और बाल्टिस्तान ने कोल्ड वार में अच्छा भूमिका निभाया। और एक और लोकेशन है डिएगो गार्सिया का, जो एक आइलैंड है मॉरिशस के बगल में है, जिस पर अमेरिका का नेवल बेस है। उस नेवल बेस से भी अमेरिका ने साउथ एशिया और एशियन कंट्री पर अपनी निगाहें रखी कोल्ड वार के दौरान। तो ऐसे में ये सिर्फ एक सिरे से बोल देना कि गिलगिट और बाल्टिस्तान सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, ऐसा नहीं है। जो विश्व के पावर्स हैं उनकी भी निगाहें इस क्षेत्र में रही हैं और उनके इंटरेस्ट को भी फुलफिल करती रही हैं। एक समय गिलगिट और बाल्टिस्तान अमेरिकन इंटरेस्ट को फुलफिल किया है, आज की तारीख में ये चाइना के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, जिसका भी हम स्लाइड में देख सकते हैं। जैसे देखिए इस स्लाइड में क्या है कि चीन जो है सिर्फ एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और उसको पश्चिमी क्षेत्र में विकास करना होगा तो उसे बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के थ्रू अपना डेवलपमेंट करना होगा, क्योंकि अभी तक जो दो बड़े पावर्स हुए यूएसए और रसिया, दोनों समुद्र से दो तरफ से घिरे हुए हैं। उनका जो सी रूट ट्रेड है वो एक तरफा नहीं है। ऐसे में चाइना को भी वर्ल्ड पावर बनना है तो उसके लिए उसे अपने वेस्टर्न पार्ट में सी रूट एक्सेसिबिलिटी लानी है, जिसका एक पहल है ग्वादर कासगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ऐसे में चाइना का जो ग्रोइंग इंटरेस्ट है वो है अपने नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन उसका है वो अंडर डेवलप एरिया है, वहां पर भी डेवलपमेंट जो होगा तभी चाइना का पूरा विकास होगा। और इसीलिए उसने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी, जो कासगर से ग्वादर पोर्ट तक जुड़ा हुआ है, जिसका आए दिन हम समाचार भी सुनते रहते हैं। तीसरा बात है कि चाइना अपने आप को एक वर्ल्ड पावर के रूप में भी उभर कर प्रस्तुत कर रहा है, जिसका हम हर पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। अभी ओलंपिक में भी हम देख रहे हैं, तो उसके पहले इकोनॉमी उसके गुड्स जो है पूरे विश्व में छा रहे हैं, उसकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, उसका ग्रोथ रेट जो है वो भी आगे है। तो ऐसे में चाइना का एक पर्सपेक्टिव है
21वीं सेंचुरी में कि उसका जो 21वीं सेंचुरी हो वो चाइना का हो। ऐसे में उसके लिए जो है उसके सी रूट से जुड़ना बहुत जरूरी होगा, और इसका पहल बहुत पहले भी कर चुका है। वो जो भारत में नक्सलवादी मूवमेंट होता है, जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी का जो चिकन नेक का एरिया है, वहां पर भी उसकी दखल 1967 में दिखाई पड़ी थी। क्यों? सी रूट एक्सेसिबिलिटी के लिए। ऐसे ही सी रूट एक्सेसिबिलिटी की निगाहें उसकी साउथ एशिया के थ्रू ही पूरी हो सकती है, जो ढाका के थ्रू या ग्वादर पोर्ट के थ्रू, और इस पर वो अपना एक विजन लेके चल रहा है। उसी विजन का पार्ट है सीपीसी। और चाइना ने अपने लगभग सभी पड़ोसी देशों से अपने विवाद समाप्त कर लिए, भारत से ही उसने नहीं किया, जबकि भारत कोई ऐसा अहिंसा या अशांति को फैलाने वाला देश नहीं है, सहिष्णु देश है, अहिंसा का देश है, गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, जो युद्ध में विश्वास नहीं करता। और ऐसे शांति प्रिय देश के साथ चाइना ने कभी भी अच्छी पहल के साथ में सीमा विवाद नहीं सॉल्व करना चाहा। क्यों? सीमा विवाद बना रहेगा तो भारत को वो कंट्रोल करता रहेगा, भारत से वो अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाता रहेगा, ऐसा एक उसका पर्सपेक्टिव है। और चाइनीज इकोनॉमी 15-16 सेंचुरी में एक वर्ल्ड की मजबूत इकोनॉमी में थी। क्यों? क्योंकि सिल्क रूट था। ऐसा ही सिल्क रूट मतलब एक ट्रेडिंग रूट, ऐसे ही वो एक रूट ट्रेडिंग रूट के रूप में डेवलप करना चाह रहा है ग्वादर से लेके कासगढ़ रूट को। तो ऐसा वो कई पर्सपेक्टिव से अपना दृष्टि गिलगित और बाल्टिस्तान के थ्रू पूरा करना चाह रहा है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान उसके कब्जे में होगा तो वो आगे और मजबूत कर पाएगा। अब हम आप एक स्लाइड में देखेंगे कि एक स्लाइड में दिखाई पड़ रहा है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है डिसाइड करती है। जब हम कम दूरी की सफर करते हैं तो बस का सफर सस्ता होता है, जब हम लंबी दूरी की सफर करेंगे तो ट्रेन का सफर सस्ता होता है, और लंबी दूरी का सफर तय करेंगे तो सी रूट का सफर सस्ता होगा। मतलब कम दूरी की ट्रेन के लिए रोड अच्छा है, उससे अधिक दूरी के लिए रेल अच्छा है, और अधिक दूरी के लिए सी रूट सस्ता बैठेगा। तो मतलब सी रूट की एक्सेसिबिलिटी मिलेगी तो ट्रेड सस्ता होगा। इसीलिए चाइना जो है अरेबियन सी और वेस्ट ऑफ बंगाल वे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस चाह रहा है, अपनी पहल चाह रहा है। इसीलिए उसने एक स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत अपने पोर्ट्स भी डेवलप किए। सितवे पोर्ट म्यांमार में डेवलप किया, हरमन टोटा श्रीलंका में डेवलप किया, ऐसे ही ग्वादर पोर्ट उसने पाकिस्तान में डेवलप किया। तो यदि हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे देखें सी रूट को लेकर के, तब हमें चाइनीज इंटरेस्ट को दिखाई गिलगित और बाल्टिस्तान के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। विदाउट गिलगित और बाल्टिस्तान चाइना अरेबियन सी में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए उसने वहां पर अपनी जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट से एक अच्छी ट्रीटी किया है। उस ट्रीटी के थ्रू उसने लगभग 10 लाख आर्मी अपना डिप्लॉय कर रखा है गिलगित और बाल्टिस्तान में, जो इंजीनियर के रूप में वहां के लोकल सपोर्टिव हेल्प ग्रुप के नाम पर वहां पर मौजूद हैं, जिससे कि वो रूट वहां के लोगों के विरोध के चलते भी वो रूट बंद ना होने पाए, वो रूट लगातार बना रहे। तो ऐसे में वहां का एक है। अब एक अगले मैप में आप देखेंगे कि कैसे ये सीपीसी का जो विकास है वो कैसे गिलगित और बाल्टिस्तान को लेकर के विकसित हुआ है। अब इस मैप में देखिए आप ग्वादर जो है बलूचिस्तान में है। ग्वादर पोर्ट से वो सीधे पेशावर इस्लामाबाद होते हुए जो रेड एरिया है वो गिलगित और बाल्टिस्तान है, और उसके आगे कासगढ़ है। ऐसा एक अपना जो है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको उसने न्यू सिल्क रूट का उपमा भी दिया है, ऐसा इसका एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। अब हम इस पर एक जो इंटरनेशनल डिबेट बनना चाहिए
कि चाइना हैज इंटर्ड इन इंडियन टेरिटरी विदाउट इंडियन कंसेंट। बिना भारत सरकार के सहमति के उसने भारतीय क्षेत्र में कैसे सड़क का निर्माण किया। ये एक विषय, महत्वपूर्ण विषय है। यदि कोई भारत का डिस्प्यूटेड एरिया है तो उस पर कोई दूसरा देश आकर के अपना कंस्ट्रक्शन करेगा, उसे इसके पहले भारत सरकार से पूछना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, चाइना इज हेल्पिंग पाकिस्तान इन बिल्डिंग ए न्यू रोड अक्रॉस इट्स ऑक्युपाइड एरिया टू सिकियांग एंड पाकिस्तान। इन टर्न सीडेड ए लार्ज टेरिटरी ऑफ 5,180 स्क्वायर किलोमीटर टू चाइना इन 1963, जिसको हम सक्सम वैली की बात किए थे कि चाइना ने भारतीय भूभाग का कैसे अपने पास अधिग्रहण कर लिया पाकिस्तान गवर्नमेंट की सहमति से, जो एक नेबरर कंट्री, जो पंचशील का सिद्धांत है भारत का, उसका एक उल्लंघन है। तो ऐसे में चाइना का एक स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। आने वाले समय में फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं? तो 1990 तक गिलगित बाल्टिस्तान वाज governed through the colonial era frontier crimes regulations which treated tribal people as barbaric and uncivilized। मतलब 1990 तक ब्रिटिश कानून के तहत वहां के लोगों के साथ व्यवहार हुआ। वो भी कैसा व्यवहार कि वहां के लोग बार्बरिक हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो कहीं ना कहीं वहां के जो भारतीय नागरिक हैं, गिलगित और बाल्टिस्तान के जो भारतीय नागरिक हैं, उनके साथ लंबे समय तक अत्याचार हुआ और उनके इसमें वहां के लोगों का विरोध भी बढ़ा। वहां पर प्रोटेस्ट हुए, धरना हुआ। इसके चलते पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे एक अलग स्टेटस के रूप में, गिलगित और बाल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर से अलग स्टेटस लेते हुए वहां पर एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजन बनाया जो सीधे वहां के प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में आएगा। ऐसे पीपल हैड नो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन और राइट टू अपील। वहां के लोगों के पास कोई लीगल राइट्स नहीं। ऐसे ही पीपल ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान हैड टू ऑब्टेन प्रीवियर परमिशन फ्रॉम द पुलिस टू ट्रेवल टू एनी लोकेशन एंड हैड टू कीप द पुलिस इन्फॉर्म अबाउट देयर मूवमेंट्स। मतलब वहां के लोगों को बाहर भी जाना है तो वहां की लोकल पुलिस से पूछ करके जाना है। ऐसा वहां का एक नियम जो वहां के लोगों को कहीं ना कहीं विरोध के लिए प्रेरित किया। द पीपल ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान हैड नो राइट एंड प्रिविलेज एज सिटीजन ऑफ इधर पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब वहां के लोगों के पास कोई प्रिविलेज नहीं रहा। ऐसे में हम गिलगित और बाल्टिस्तान के लोगों को जो है वो भारत के नागरिक हैं और भारत सरकार को वहां के नागरिक की चिंता करनी है। तो इंडिया पर्सपेक्टिव ऑन गिलगिट एंड बाल्टिस्तान, भारत सरकार का वर्तमान समय में क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हम एज ए स्कॉलर क्या बोल सकते हैं, एज ए भारत के विद्यार्थी हमें क्या सोचना चाहिए, उस पर हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने समय समय पर पाकिस्तान के इस इलीगल ऑक्यूपेशन का विरोध किया है पार्लियामेंट के अंदर। और 1994 का जो रेजोल्यूशन है भारत सरकार का, वो बहुत ही लैंडमार्क है। 1994 में नरसिम्हा राव की सरकार होती है और उन्होंने संसद में यह पास किया कि जम्मू कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेट, जो हिस्सा भारत में विलय हुआ था, उसका हर एक इंच भारत का हिस्सा है और भारत सरकार वहां को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा 94 में हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है और भारत सरकार गिलगित और बाल्टिस्तान के लोगों को अपने नागरिक की तरह व्यवहार करे और जो भारत के नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है वहां पर वहां के नागरिकों को भी वो पूरा अधिकार मिले, उसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहिए इंडिया के अंदर। और जो गिलगित और बाल्टिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको लेकर के भी भारत सरकार को अपनी दृष्टि विकसित करनी चाहिए, क्योंकि गिलगित और बाल्टिस्तान के थ्रू भारत अफगानिस्तान से सीधा जुड़ सकता है और अफगानिस्तान के थ्रू सीधे वो मध्य एशिया और ईरान से सीधे जुड़ सकता है। ऐसे में वहां से भारत भी सीधा ट्रेड डेवलप कर सकता है। हमें पाकिस्तान के माध्यम से
अफगानिस्तान को व्यापार करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। तो ऐसे में यदि हम गिलगित बाल्टिस्तान के ब्रॉड पर्सपेक्टिव को देखें तो भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर कि गिलगित एंड बाल्टिस्तान इंपॉर्टेंट एज दे आर डू नॉट एग्जॉस्ट द स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप। देयर इज ए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट which presents many challenges in Central Asia। उसकी जो भूमिका है, जो मध्य एशिया में अशांति की स्थिति भविष्य में उत्पन्न होती है या भविष्य में उसका विकास होना है, दोनों के लिए वो गिलगित और बाल्टिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और भारत सरकार को एक सीरियस एफर्ट इस क्षेत्र में लगाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ह्यूमन राइट का वायलेशन है, वहां पर अशिक्षा है, वहां पर लोगों को जो जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। वहां पर चाइनीज जो आर्मी है उसका समय समय पर लोकल जो पॉपुलेशन है उसको थ्रेट मिलता रहता है। और जो सीपीसी के नाम पर वहां पर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है और जो वहां पर जो रिहेबिलिटेट जो वहां के लोग डिस्प्लेस हुए हैं उनके रिहेबिलिटेशन रिप्लेसमेंट और रिसेटलमेंट नहीं हुए हैं, उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है अपने जमीनों का। तो ऐसे में जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहां का जो डिस्प्लेस हुआ है उसकी चिंता भी हमें इस दृष्टिकोण से करना चाहिए। और विद द हेल्प ऑफ गिलगित एंड बाल्टिस्तान India can establish peace and prosperity in Afghanistan and Jammu and Kashmir as on 15 August 1947। जो 15 अगस्त 1947 का जम्मू और कश्मीर था, वो जम्मू कश्मीर दोबारा बने, वैसा भारत सरकार का भी पहल होना चाहिए और हम भारतवासियों का भी ऐसा एक इच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, हम जिस क्षेत्र के बारे में नहीं जानते वो क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय चर्चा का विषय नहीं बनता, राष्ट्रीय डिस्कोर्स का विषय नहीं बनता। तो ऐसे में ये भारत के नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ही भौगोलिक क्षेत्र को, जिसको हम प्रतियोगी परीक्षाओं में, अपने कोर्स के परीक्षाओं में भारत का मानचित्र बनाते हैं, वही भारत का मानचित्र अपने वास्तविक और वर्तमान स्वरूप को प्रदान करे, ऐसा हमारा एक प्रयास होना चाहिए। और इसी बात से हम अपना डिस्कोर्स खत्म करते हैं। सर, जो हमें गिलगित बाल्टिस्तान के विषय में आज चर्चा कर रहे हैं, if one has to think about in terms of its importance, what do you think, where does गिलगित बाल्टिस्तान वो कहाँ पर स्टैंड करता है चाइना पाकिस्तान के ये कॉरिडोर के संदर्भ में? देखिए, भारत रूस से न जुड़ पाए इसके लिए गिलगित और बाल्टिस्तान एक ब्लॉकेज बन जाए। अब भारत रूस से नहीं जुड़ा गिलगित बाल्टिस्तान के चलते, ऐसे में अब क्या हुआ कि चाइना पाकिस्तान से जुड़ गया। तो यदि गिलगित बाल्टिस्तान पे भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है तो चाइना का और पाकिस्तान से जो जुड़ाव है वो दूर हो जाएगा। चाइना अपने आप को पाकिस्तान का पड़ोसी देश नहीं बना पाएगा, चाइना बे ऑफ बंगाल अपने अरेबियन सी में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में चाइनीज इंटरेस्ट है कि गिलगित और बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा जो है बन जाए। भारत का है कि भारत शांतिप्रिय देश है, अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्वक विकास के रूप में रहना चाहता है। ऐसे में अफगानिस्तान भी शांति स्थापना की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वहां पर जो रसद हैं वो या तो सी रूट के माध्यम से जाते हैं या फिर पाकिस्तान के थ्रू जाते हैं। ऐसे में हमारी जो पाकिस्तान के ऊपर निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गिलगित और बाल्टिस्तान भारत के लिए बहुत ही उपयोगी और अभिन्न अंग है ही। उस पर जो पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है वो दूर हो।
तो सर, एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान एक तो भारत का अभिन्न अंग है ही, और सिक्योरिटी के मद्देनज़र से भी वो एक क्योंकि एक तरीके से वाटर सिक्योरिटी भी आपको मिलती है अगर आप वहाँ के ग्लेशियर्स पे कब्जा ले पाते हैं। तो अगर आप वहाँ पर आपका जो राइटफुल आपका जो हक है वहाँ पर अगर आपको मिलता है एक कश्मीरी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, तो आप एक तरीके से जो वहाँ के पानी का जो रिसोर्सेज है, जो यहाँ पे ग्लेशियर्स, आप उनको भी अपने उसमें ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया। ग्लेशियर सिर्फ पानी के ही स्रोत नहीं है, ग्लेशियर का एक प्रोटेक्शन नहीं होगा। जैसा कि वहां की हिंसा के चलते वहां के संसाधनों का दोहन हुआ है, वहां पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया गया है। भारत सरकार जो भी इन्वायरमेंट के रूल और रेगुलेशन के साथ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ व्यवहार करती है, वैसा वहां पर नहीं है। तो ग्लेशियर से तो पानी मिलेगा, साथ साथ ही ग्लेशियर एक बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो सकते हैं। आज भारत के लोग छुट्टी मनाने के लिए साउथ एशिया में चलन है स्विट्जरलैंड जाने का। एक बहुत बड़ा तबका जाता है यूरोप में छुट्टी मनाने के लिए। अब भारत के लोग उसी यूरोपियन क्लाइमेट को इंडिया में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में टूरिज्म का भी एक वहां पर पर्सपेक्टिव है कि टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी उसका एक अच्छा उपयोग हो सकता है। और आपने वाटर रिसोर्स के बारे में बताया भी, वहां पर हाइड्रो पावर की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जिससे उस क्षेत्र के लोग हाइड्रो पावर दूसरे रीजन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी वहां की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। Okay. On that note, dear friends, I would like to thank sir for his very enriching discussion, and thank you, dear friends, for watching our show. Stay tuned and keep watching. Thank you.